केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर बेस है आयनिक इक्विलिब्रियम का, आयनिक इक्विलिब्रियम बोर्ड में भी है, और फिर थर्मोडायनेमिक्स का। तो ये दो चैप्टर के लिए, और फिर आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो हमें ये आना चाहिए। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल भी होती है और रिवर्सिबल भी होती है। इरिवर्सिबल हम ऐसे दिखाते हैं, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। ठीक, तो रिवर्सिबल ऐसे दिखाते हैं, इरिवर्सिबल ऐसे दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम प्लस वाटर, NaOH प्लस H2, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, और देखो इसका एग्जाम्पल 2SO2 प्लस O2, 2SO3। ठीक, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बीच में देखो सिंबल का फर्क है, इसमें ये वाला सिंबल है, इसमें ये वाला सिंबल है। तो ये कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, देखना। बिफोर रिएक्शन, मान लीजिए कंटेनर, इसमें रिएक्शन हो रही है, बिफोर रिएक्शन यहां पर केवल रिएक्टेंट होता है। ठीक, बिफोर रिएक्शन यहां पे केवल रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, केवल प्रोडक्ट बचता है। ठीक, तो इनिशियली ये होता है रिएक्टेंट, फाइनली क्या होता है इसमें? प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये लिमिटिंग हम मान के चलने, कोई भी अगर लिमिटिंग नहीं है, कितना भी रिएक्ट कर सकता है, तो रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, साथ ही साथ क्या प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें क्या होता है देखो, जैसे इसमें बिफोर रिएक्शन केवल रिएक्टेंट है, ठीक। आफ्टर रिएक्शन देखो, यही फाइनली देखो, तो रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये देखो, कुछ रिएक्टेंट भी है और कुछ प्रोडक्ट भी है, दोनों है एक साथ। ठीक है, रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसमें हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट डिसअपीयर्स फाइनली, पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या है? रिएक्टेंट ये कभी खत्म नहीं होता, नेवर डिसअपीयर्स कंप्लीटली। ठीक, अगर हम जब रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो हम बोले रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कंप्लीट कब बोलते हो? जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाए। रिएक्शन कंप्लीट हो गई ये कब बोलते हो? जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या बन जाए? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें क्या हुआ? रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम, भाई फाइनाइट टाइम का मतलब क्या हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, मतलब तुम टाइम मेजर करोगे। और इसमें अगर कभी खत्म ही नहीं होगा तो बताओ क्या होगा? रिएक्शन विल नेवर बी कंप्लीट। नेवर बी कंप्लीट को अगर मैथमेटिकली बोले तो हम क्या बोलेंगे? इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट।
इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, कभी कंप्लीट नहीं होगी। ये पॉइंट नीड में आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, वो कितना टाइम लेती है, अगर कंप्लीट बोलो इनफाइनाइट टाइम। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाए। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, पहले रिएक्टेंट होता है, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट आ जाता है। और रिवर्सिबल में क्या होता है, पहले रिएक्टेंट रहता है और फाइनली क्या होता है, रिएक्टेंट भी होता है और थोड़ा सा प्रोडक्ट भी बच जाता है। पूरी तरीके से सब कुछ खत्म नहीं होता, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, तो लिखिए इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या फर्क होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम। रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, i.e. reactant will disappear completely after the reaction, ठीक है। रिवर्सिबल में लिखिए, रिवर्सिबल में लिखिए रिएक्शन इज नेवर कंप्लीट, i.e. reactant will never disappear completely। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें क्या है, वेसल में भी ओपन और क्लोज्ड, वेसल में भी ओपन और क्लोज्ड, ठीक। लिखो, वेसल मस्ट बी क्लोज्ड वेसल, इसमें क्या होना चाहिए, क्लोज्ड वेसल। लिखो, if any of the reactant or product, if any of the reactant or product is gaseous, then it may go out in open vessel, it may go out in open vessel. For example, लिखो decomposition of CaCO3, CaCO3 क्या है, लाइम, decomposition of CaCO3 in lime kiln, decomposition of CaCO3 in lime kiln। अब देखो, क्लोज्ड वेसल है, अगर समझिए, CaCO3 सॉलिड, ये टूट कर क्या देता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। तो अगर क्लोज्ड वेसल है, ये समझो CaCO3, ये समझो CaO, ये CO2, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। और यही ओपन वेसल है, तो CO2 क्या होगी, बाहर चली जाएगी, CO2 विल एस्केप आउट।
तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। ठीक है, ठीक। लिखो इन द ओपन वेसल, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये देखो भाई होगा क्या, CO2 चली जाएगी, यहां पर क्या CO2 यहीं पर है, इसी के अंदर है, तो CO2 फिर से CaO के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगी। इसका मतलब क्या है कि इसको हीट करने पर ये बन रहा है और ये दोनों रिएक्ट करके एट द सेम टाइम ये बना रहे हैं, ये देखो, ठीक। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है हमको, रिएक्टेंट। मतलब ये बना रहा है और ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, चलता ही जा रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, फिर 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 इससे ये बन रहा है, और इसमें क्या है, केवल इससे ये बन रहा है बस, ठीक। तो लिखो इन एन ओपन वेसल CO2 escapes into the atmosphere. In an open vessel, CO2 escapes into the atmosphere. So backward reaction cannot take place. Hence reaction becomes irreversible. देखो जो लेफ्ट में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो राइट में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट से राइट जो रिएक्शन होती है भाई, रिवर्सिबल में क्या होता है, लेफ्ट से राइट भी प्रोडक्ट बन रहा है, इससे ये भी बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। लेफ्ट से राइट हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और राइट से लेफ्ट हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड, ठीक। ठीक है भाई, अब देखो, तो जब ये निकल जाती है CO2 तो ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना ही नहीं पाती है भाई। समझो रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे A+B ये दे रहा है C+D, तो होता क्या, A+B मिलकर ये बनाते हैं, A और B रिएक्ट करके ये बनाते हैं COD, और COD रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एट द सेम टाइम COD ने रिएक्ट किया, क्या बनाया, AB। A और B रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, COD रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, फिर ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो चलता ही जाता है, ये बनाता जाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, ये हमेशा खत्म ही नहीं होगी कभी। ये बनाएगा उतनी देर में, फिर ये बना लेगा, ये फिर बनाएगा, ये फिर बना लेगा, ये फिर बनाएगा, ये फिर बनाएगा। A और B रिएक्ट करके COD रिएक्ट करके A+B रिएक्ट करके C+D रिएक्ट करके A+B, फिर चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। ठीक है, अब एक चीज लिखो, एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन। लिखो एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन। ठीक, लिखो कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। कहीं भी कंसंट्रेशन लिखा है यानी कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी, और उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास।
ठीक। तो लिखो टू शो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, लिखो इफ इट मीन्स concentration of NaCl is, it means concentration of NaCl is 3 moles per liter और 3 m। तो कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट आए तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझना क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती थी याद करो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स किसके होते थे, सॉल्यूट के। इसको क्या लिख सकते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 8.5 ग्राम अमोनिया is dissolved in 250 ml water। 8.5 ग्राम अमोनिया is dissolved in 250 ml water। What is the active mass of ammonia? What is the active mass of ammonia? तो देखो एक्टिव मास यानी मोलैरिटी, भाई मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब बताओ मोल्स ऑफ अमोनिया क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना, 17। ये कितना हो गया, 0.5। 0.5 अपॉन 250 इंटू 1000। ये कितना हो गया, 4 टाइम्स। तो कितना हो गया, 2 मोल्स पर लीटर। ठीक है। Question, the density of nitrogen is 0.014 gram per ml. The density of nitrogen is 0.014 gram per ml. Calculate its active mass. Calculate its active mass.
तो देखो भाई डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये मान लो ml में है, ये हो गया। बताओ मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो ये बताओ ये क्या आ गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा बताओ, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, यानी यहां पर हम क्या रख देंगे, D अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझे? ये देखो नीट का क्वेश्चन है, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है, नीट में आया नहीं है, कि नीट के लेवल का क्वेश्चन है कि डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मोल्स। तो एक्टिव मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, डेंसिटी कितनी है 0.014 ग्राम पर ml, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 इंटू 1000। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 14/28 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स पर लीटर। ठीक, अब हेडिंग डालो, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था याद करो भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था। तो याद रखो 1 सेकेंड में 1 लीटर वॉल्यूम में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, जितने इसके मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उसको क्या बोलते थे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, लिखो 1 सेकेंड में 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकेंड में 1 लीटर वॉल्यूम में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं, जितने प्रोडक्ट के रिएक्टेंट, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, शायद गलत बोल गया। 1 सेकेंड में 1 लीटर वॉल्यूम में जितने रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। लिखो इंग्लिश में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बोला यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन 1 लीटर in 1 second, in 1 liter in 1 second is called rate of reaction. तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नंबर ऑफ मोल्स बोल लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा होंगे तो कन्वर्ट होगा,
अब पहले सुनो फिर लिखेंगे। भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सपोज ये दो हैं, ये आपस में ऐसे कोलाइड होते हैं, कोलिजन थ्योरी आपने पढ़ी है, ये आपस में कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने की वजह से ये क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो जितने ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा कन्वर्ट होंगे किसमें? प्रोडक्ट में। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा कन्वर्ट होंगे किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक, तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो लिखो पॉइंट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में लिखो कि रिएक्शन टेक्स प्लेस when molecule comes closer and collide with each other. Reaction takes place when molecules come closer and collide with each other. अब इनिशियली सोचो केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, समझो मान लो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है, तो इससे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलोगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बनेगा उसको क्या बोलोगे? बैकवर्ड रिएक्शन। तो इनिशियली ये ज्यादा होंगे, सपोज t इक्वल टू 0 पे, सपोज ये 100 है तो ये कितना होगा? 0। तो बताओ शुरू में कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? भाई फॉरवर्ड, इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू में यहाँ ज्यादा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो t इक्वल टू 0 पे इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ये जल्दी जल्दी जाएगा। तो लिखो कि रिएक्शन इनिशियली, अभी ये मत लिखो, अभी लिखवा रहा हूँ बुलेट फॉर्म में, पहले वो लिखो फिर ये लिखवाऊंगा। देखो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस। ठीक, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस। अगला पॉइंट लिखो, with the passage of time rate of reactant molecule decreases. With the passage of time number of reactant molecule decreases. With the passage of time number of reactant molecule decreases. With the passage of time number of reactant molecule decreases, hence रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस। भाई खुद सोचो, ये पहले 100 था, कुछ टाइम बाद ये 90 बचेगा, तो इसका जब 100 था तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा फॉरवर्ड का, जब 90 होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, फिर मान लो 82 हो गया 10 सेकेंड बाद, तो अब बताओ अब रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और कम हो जाएगा, फिर मान लो ये हो गया 75, ये मान लो हो गया 78, तो अब क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कम हो जाएगा, फिर मान लो हो गया 75, अब रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगा फॉरवर्ड, फिर मान लो हो गया 70, अब रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे, जैसे जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम होंगे वैसे वैसे क्या कम हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो टाइम के साथ, हर बीतते टाइम के साथ क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगी। तो अगर मैं यहां पर ऐसे ही आपको दिखाने के लिए ग्राफ बनाऊं तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये देखो ये कम होती चली जाएगी, इसको मैं बोलूंगा आर एफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो ये टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है।
क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ठीक, अभी ये सब नहीं लिखना, अभी सब लिखवाऊंगा, अभी बुलेट फॉर्म में हम लिख रहे थे। अगला पॉइंट लिखो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time, number of product molecule increases, number of product molecule increases, hence rate of backward reaction increases, hence rate of backward reaction increases। भाई खुद सोचो, पहले ये 0 था, अब ये 10 सेकंड बाद 10 हो गया, तो पहले तो बैकवर्ड रिएक्शन थी ही नहीं, अब 10 हो गया, अब कुछ होगी। अब सोचो अब ये 18 हो गया, अब और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन, है कि नहीं? जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या बढ़ती चली जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन। तो फिर समझो अब ये हो गया 22, तो अब बैकवर्ड रिएक्शन और फास्ट हो गई। अब ये हो गया 25, अब बैकवर्ड रिएक्शन और फास्ट हो गई। अब ये हो गया 30, अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या हुई? और फास्ट हो गई। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, तो देखो बैकवर्ड रिएक्शन का ये ग्राफ बनेगा। बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे नीचे कम होती जा रही है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। समझ में आई ये बात? अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब अगला बुलेट पॉइंट, भाई ये कम होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? कुछ समय बाद क्या होगा? ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। कभी ना कभी तो इक्वल होंगे। भाई ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है 0 से, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम क्या बोलेंगे? कि केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। लिखो, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction. After some time, rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction. At this time, reaction will attain chemical equilibrium. At this time, reaction will attain chemical equilibrium. At this time, reaction will attain chemical equilibrium. देखो भाई, अभी ये लिखना नहीं है, जैसे ये देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक, इनिशियली क्या था? इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक। इनिशियली क्या था? ये देखो, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता था। ये देखो, फट 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 रिएक्टेंट से कितना सारा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रही है? नो बैकवर्ड रिएक्शन, है कि नहीं? क्योंकि इनिशियली ये था ही नहीं, तो केवल ये हो रही है, ये बिल्कुल नहीं हो रही। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम देखो क्या हो रहा है। देखो, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनना है, दोनों एक साथ होता है प्रोसेस। इधर से ये बना, इधर से ये, देखो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इससे ये बनता है, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तभी तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो देखो, ये पहले इतने सारे बन रहे थे 1 सेकंड में, अब ये कम बनने लगे। क्यों कम बनने लगे? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। देखो, पहले कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं थी, अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या हुई? बढ़ गई।
आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये हो गया। ठीक, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम आया तब देखो क्या हुआ, देखो ये बराबर बराबर है। अगर इससे 4 बनना है तो इससे भी 4, 4 4 क्यों, क्योंकि दोनों का क्या सेम हो गया, रेट सेम हो गया। तो हम इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बनाओ बेटा डायग्राम। केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही क्या बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, अब देखो पहले अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, पहले अच्छा ये देखो फिर से, t इक्वल टू 0 पे ये क्या थे 100, ये था 0। 10 सेकेंड बाद सपोज ये 90, ये हो गया 10, 20 सेकेंड्स, ये हो गया 82, ये हो गया 18, 30 सेकेंड्स, ये हो गया 78, ये हो गया 22, 40 सेकेंड्स, ये हो गया 70, मान लीजिए 73, ये हो गया 27, 50 सेकेंड्स, ये हो गया 70, ये हो गया 30। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, अभी तक क्या था, ये ज्यादा था, ये कम था, ये ज्यादा था, ये कम था, ये ज्यादा था, ये कम था। यहां पर क्या हुआ, ये बीच वाला मत बनाना, यहां पर क्या हुआ, अब इक्विलिब्रियम आ गया। सर ये तो इक्वल कंसंट्रेशन नहीं आई, आप तो कह रहे थे इक्वल हो जाता है। बेटा इक्वल क्या हो जाता है, रेट इक्वल हो जाता है। कंसंट्रेशन इक्वल होगी ये जरूरी नहीं है, क्या इक्वल होगा, जितना इससे ये बन रहा है उतना ही इससे ये बनेगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कंसंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, पहले ये समझो, फॉरवर्ड रिएक्शन का कम होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये देखो, तो उसके बाद ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। इक्वल होने से क्या हुआ कि मान लो अगर इससे ये 4 बनना है तो इससे भी ये 4 बनना है। तो अब एक बार बताओ, इससे 4 कम हुए तो कितना हुआ, ये 66, 4 कम हो गए 66 हुए, लेकिन 4 फिर से आ गए तो ये फिर से कितना हो गया 70। इसमें 4 बढ़े तो ये कितना हुआ 34, लेकिन 4 चले भी गए तो कितना हो गया 30। ये देखो, तो ये क्या होगा, टाइम बीतता जाएगा, ये देखो, लेकिन अब क्या हुई, तुम्हें क्या लगेगा, अब रिएक्शन रुक गई। ये देखो, तुम्हें क्या लगेगा कि इक्विलिब्रियम, अब रिएक्शन रुक गई। देखो अब समय चलता जाएगा, लेकिन ये हमेशा तुम्हें क्या लगेगा कि ये 70 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 30 है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड एज t इक्वल टू 50 सेकेंड्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, कंसंट्रेशन इसकी भी ज्यादा हो सकती है, इसकी भी ज्यादा हो सकती है। क्या इक्विलिब्रियम पर होता है, रेट इक्वल हो जाता है, किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, समझे ना, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तब उसके बाद जो तुम्हारा मिक्सचर है, मान लो ये तुम्हारे डब्बे में रिएक्शन हो रही थी, तो इस डब्बे की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, मतलब इसका कलर जो है वो वैसे ही रहेगा, कलर भी चेंज नहीं होगा,
जो इसकी डेंसिटी है वो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, जो स्मेल है स्मेल भी चेंज नहीं होगी, कंसंट्रेशन जो है वो भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर है वो भी चेंज नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। और ये ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है। इक्वल क्या होता है? रेट इक्वल होता है, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता। ये चीज और क्लियर होगी कल के लेक्चर में, ठीक है? तो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है, क्या इक्वल होता है? रेट इक्वल होता है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता, क्या इक्वल होता है? रेट इक्वल होता है, ठीक है? तो अब ये सब बनाओ, ठीक है? ये सब बना लो पॉज करके, उसके बाद लिखो आफ्टर केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, आफ्टर केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, concentration of reactant and product becomes constant with respect to time. Concentration of reactant and product becomes constant with respect to time. ब्रैकेट में लिखो स्टार बना के कि नोट दैट concentration of reactant and product, note that concentration of reactant and product are not necessarily equal. Concentration of reactant and product are not necessarily equal. The only thing is that they do not change with the passage of time. इक्वल होना जरूरी नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, लाइन चेंज करके लिखो कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो कि नॉट ओनली कंसंट्रेशन, नॉट ओनली कंसंट्रेशन बट all the properties of the system, not only concentration but all the measurable properties of the system such as लिखो temperature, pressure, color, density, volume, concentration, energy, फिर से बोल रहा हूँ, color, temperature, pressure, volume, density, smell, kinetic energy, volume do not change with the passage of time. यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो मतलब हो गया, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब सपोज करो फिर से कंसंट्रेशन वाली बात, ये रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, प्रोडक्ट की भी। ये देखो भाई ये हो सकता है, जैसे ये देखो एक ये केस भी पॉसिबल है कि इनिशियली मान लो ये 100 था, ये 0, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, ये 70, ये 30। तो अब बताओ इक्विलिब्रियम पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखो कि इनिशियली ये 100, ये 0, फाइनली ये 40, ये 60। अब बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई कि नहीं? बोलो भाई, ठीक है? ठीक, तो ये है भाई, ठीक है? ये इन दोनों में कोई भी केस हो सकता है। तो देखो
भाई ये देखो, ये पहले 100 था, ये 0 था, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब देखो कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पे अब ये कितनी हो गई थी 70, और ये कितना हो गया था 30। ये देखो रिएक्टेंट की कम हुई, प्रोडक्ट की कम हुई, फाइनली किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। एट द सेम टाइम इसमें देखो रिएक्टेंट की कम हुई, प्रोडक्ट की बढ़ी। ये गलत बन गया डायग्राम, रुको। भाई रिएक्टेंट की कम हुई, प्रोडक्ट की बढ़ी, ठीक। ये देखो है कि नहीं। अब बताओ रिएक्टेंट फाइनली कितना हो गया 40, प्रोडक्ट फाइनली कितना हो गया 60। रिएक्टेंट कहां से चला था 100 से। ये देखो इस टाइम पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है ना। तो ये देखो, तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। लिख लो, आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। अब देखिए एक सवाल बड़ा पॉपुलर है कि एक्सप्लेन व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक, मान लो ये डब्बा था, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक। ये डब्बा था, इस डब्बे में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब देखो ठीक, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, ठीक है। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद देखने में क्या लगता है कि इसकी कंसंट्रेशन रुक गई, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है, कंसंट्रेशन इक्वल हो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। जैसे 70-30 कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट, जैसे कि 70-30, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती जाती है। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमेशा बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहता है। यानी कि ये देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये आपको क्या लगेगा टाइम के साथ 70-30 70-30 70-30 70-30, ठीक है। आपको लगेगा कि इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा, देखने में लगेगा कि रिएक्शन रुक गई, लेकिन रुकती नहीं है। इससे ये बनता रहता है, इससे ये बनता रहता है, इससे ये बनता 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 है। जितना इससे ये बनता है उतना ही इससे ये बनता है, तो देखने में क्या लगता है कि रुक गई। तो यही डायनेमिक नेचर है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन रुकती नहीं है, ये इससे बनता है, ये रिएक्शन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम
because even after attainment of achievement of chemical equilibrium, reaction does not stop. लाइन चेंज करके लिखो, it continues to occur both in forward as well as backward direction. It continues to occur both in forward as well as backward direction with equal rates. It continues to occur both in forward as well as backward direction with equal rates. ठीक है, आगे लिखो, इट डज नॉट स्टॉप, कॉमा, रिएक्टेंट कंटिन्यूज टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये बना लेना, एंड प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू फॉर्म रिएक्टेंट कंटिन्यूज टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू फॉर्म रिएक्टेंट, बट विद इक्वल रेट्स. Hence, concentration of reactant and product also remains constant. Hence, concentration of reactant and product also remains constant. अब एक चीज भाई, होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, ये छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है. अब देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसमें फिजिकल चेंज भी केवल हो सकता है और उसमें केमिकल चेंज भी हो सकता है. ठीक, केवल फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है. फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखो, जैसे वाटर से क्या बन गया, आइस, या फिर जैसे वाटर से क्या बन गया, स्टीम, या फिर देखो आयोडीन सॉलिड से देखो क्या बन गया, आयोडीन गैसियस, या फिर ग्रेफाइट से क्या बन गया, डायमंड. ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज, जैसे कि एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू अमोनिया. नाइट्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया, अमोनिया. जैसे PCl5 टूट गया किसमें, देखो ये केमिकल चेंज हो रहे हैं सारे के सारे. ये देखो, ये क्या थे, फिजिकल चेंज. और लिख लो एक, ठीक है. अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो पहला, इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल. It is attained in a closed vessel. दूसरा, it is dynamic in nature. अभी पढ़ा था हमने,
कि ये क्या होता है भाई, डायनामिक इन नेचर। अगला पॉइंट, व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, all the macroscopic properties of the system, all the macroscopic properties of the system, i.e. concentration, color, density, energy, concentration, color, density, energy, etc. becomes constant with the passage of time, becomes constant with the passage of time. ठीक, अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड्स, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आइदर साइड का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट विद सेम कंपोजिशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे लिखो, इट डज नॉट मैटर वेदर द रिएक्शन इज started with reactant or product. It does not matter whether the reaction is started with reactant or product. सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे दो चीजें थे, आर और पी। तो हमने क्या किया, इनिशियली आर को चालू किया, ये 0 था, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज स्टार्टेड विद आर। आर ही तो हमने लेके चालू कर दिया, फाइनली क्या हुआ, सपोज ये 70 ये 30। दूसरा केस, हमने पी लिया, पी से आर बना, इनिशियली ये 100 ये 0। तो अब हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज स्टार्टेड विद पी। हमने प्रोडक्ट साइड से रिएक्शन स्टार्ट की, तो फाइनली बताओ पी हो जाएगा 30, ये हो जाएगा, क्योंकि आर 70 हो रहा था, तो देखो सेम आ रहा है, आर इसमें भी 70, पी 30 इसमें भी। तुम स्टार्टिंग में कितना भी ले लो, ये सेम ही आ जाएगा तुम्हारा, सेम कंपोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम चाहे ये आर लेके स्टार्ट करो या पी लेके स्टार्ट करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों भाई, ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ की फिफ्थ पॉइंट था शायद, क्योंकि ये देखो बिकॉज कैटलिस्ट अफेक्ट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट अटैक बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस इक्वली। ठीक, अब ये देखो, सपोज विदाउट कैटलिस्ट, देखना ये फोटो से ही समझ में आ जाएगा। ये देखो, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही ये रिएक्टेंट बन रहा है। विद कैटलिस्ट देखना क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, तो ये भी उतना ही बढ़ेगा। देखो पहले ये 3-3 थे, अब ये 7-7 हैं। पहले ये 3-3 थे, अब ये 7-7 हैं।
मतलब 7 7 नहीं है, 7 7 है। तो स्पीड बढ़ गई, लेकिन जितनी ये बढ़ी उतनी ये, जितनी ये बढ़ी उतनी ये, इसलिए इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर ये 70-30 था तो अभी भी ये क्या होगा 70-30। देखो फर्क क्या पड़ा, ये मैंने बड़ा बनाया, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई, बस इसकी और इसकी दोनों की स्पीड बढ़ गई, लेकिन अभी भी क्या है, ये सेम कंपोजिशन आएगा, सब कुछ सेम आएगा। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थ्योरेटिकल था, बेसिक था, कंसेप्चुअल था। सवाल कल से चालू होंगे। इस चैप्टर में केवल सवाल ही सवाल है, तो इस चैप्टर में भी हम 80-90 सवाल करेंगे तो हमें ये क्लियर होगा जाके। ठीक है भाई, थैंक यू।